गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मॉडर्न फिजिक्स का एक नया लेक्चर जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। आज जो आप पढ़ने वाले हैं वो है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर। आप सबसे पहले प्यारा सा हेडिंग देंगे, उसका नाम होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसी को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक फिजिक्स। यही है आपका एटॉमिक फिजिक्स। इसी एटॉमिक फिजिक्स के बारे में आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। एटॉमिक फिजिक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, और इसका स्टडी आज हम लोग सब मिल के करेंगे। ओके, मतलब कि इसमें आपको रियल में एटम है क्या और उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। इस चैप्टर में आपको फिजिक्स को आगे प्रोसीड करने के लिए आज आपको एटॉमिक फिजिक्स को पढ़ना है। अर्थात एटम, सबसे पहले जानिए कि जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो फिजिक्स का माइक्रोस्कोपिक स्टडी है। माइक्रोस्कोपिक, जैसे आप इस पेन को, इस मार्कर को बाहर से देखते हो तो ये फिजिकल स्टडी है। फिजिकल स्टडी का ही नाम है मैक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक, अगर आप इसके अंदर खोल के अगर आप इसको देखते हो, ओपन करके, हर पार्ट को ओपन करके, वो है माइक्रोस्कोपिक। तो इस तरीके से हम लोग क्या देखें कि अगर आप किसी बॉडी को देखते हो, जैसे इस बोर्ड को देख रहे हो, तो ये बोर्ड का स्टडी है मैक्रोस्कोपिक। मैक्रो, MACRO, मैक्रोस्कोपिक स्टडी। और यदि आप बोर्ड में ये देखते हो कि ये किस मटेरियल का बना है, इसके अंदर में इसको खुरूच के आप देखते हो कि ये किस मटेरियल का है। अच्छा, ऊपर में जो ये लाइनिंग है ये किस मटेरियल, तो ये हो गया माइक्रोस्कोपिक। उसी प्रकार अगर कोई मटेरियल है, जैसे ईंट का टुकड़ा है, उसको बाहर से देखते हैं वो मैक्रोस्कोपिक है। उसको तोड़ के उसके अंदर जाके स्टडी करते हो तो वो माइक्रोस्कोपिक है। तो यहाँ जो आप स्टडी आज एटॉमिक स्ट्रक्चर करने वाले हैं वो किसी भी मटेरियल का सबसे अंदर का स्टडी है। मतलब उसका अलग अलग पार्टिकल का अलग अलग स्टडी है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग, माइक्रोस्कोपिक स्टडी। तो एटॉमिक फिजिक्स में आप क्या पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं माइक्रोस्कोपिक। ये माइक्रोस्कोप नहीं है, वो सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी वाला नहीं है, माइक्रोस्कोपिक स्टडी करने वाले हैं। किसी भी मटेरियल को बड़ी महीनता से समझ करके उसको पढ़ने वाले हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोपिक स्टडी। अब जरा समझते हैं। अब आपको ये समझना है कि ये एटम का मतलब क्या होता है। समझिए, सबसे पहली बात कि एटम जो है वो एक ग्रीक शब्द से बना है। एक ग्रीक शब्द से बना है और जिसका नाम है एटोमॉस। ये जो एटम है वो एक ग्रीक शब्द से बना है जिसको क्या बोलते हैं, एटोमॉस। एटमॉस्फेयर नहीं, एटोमॉस। क्या लिखा हुआ है, एटोमॉस। एटोमॉस का मतलब होता है कि दुनिया के वैसे मटेरियल जिसे आप पुनः नहीं तोड़ सकते। एटोमॉस का मतलब दुनिया का वो मटेरियल, दुनिया का वैसा पदार्थ दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। वैसा मटेरियल जिसको आप पुनः तोड़ नहीं सकते, उसी को क्या बोलते हैं, एटम, एटोमॉस। तो आप एटम जो है वो ग्रीक वर्ड से बना। किस ग्रीक वर्ड से, एटोमॉस से। और एटोमॉस का मतलब क्या होता है कि विच डज नॉट डिवाइडेड फर्दर। फर्दर का मतलब होता है पुनः, जिसको आप फिर डिवाइड नहीं कर सकते, उसी को आप क्या बोलेंगे, एटोमॉस। पहली बात। दूसरी बात आपको ये जानना है कि ये जो एटम है, ये एटम किसी भी मटेरियल का सबसे छोटा टुकड़ा होता है। जैसे आपने एक ईंट लिया और हथौड़ा से तोड़ना शुरू किया, पहले 2 टुकड़ा हुआ, फिर 4 टुकड़ा, फिर 20 टुकड़ा, फिर 25 टुकड़ा, होते होते लास्ट में एक ऐसा टुकड़ा मिलेगा जिसको आप फर्दर मतलब पुनः तोड़ नहीं सकते। तो वो जो सबसे छोटा टुकड़ा है उसी का नाम है एटम। उसी का नाम है एटम। इसका मतलब एटम क्या है, तो एटम जो है वो किसी भी मटेरियल का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। समझिए बात को, कैसा पार्टिकल है, स्मॉलेस्ट। किसी भी मटेरियल का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उसी को क्या बोलते हैं, एटम। आज का पॉइंट नंबर 1, एटम किसको बोलेंगे, किसी भी मटेरियल का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। दूसरा मटेरियल हम लोग, दूसरा पॉइंट ये बोलेंगे कि ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है और ये फर्दर डिवाइड नहीं होता है। फर्दर नॉट डिवाइड, जिसको आप फिर से तोड़ नहीं सकते हैं। तीसरा पॉइंट समझिए, एटम ही
किसी भी केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है। इट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, RXN का मतलब रिएक्शन। फिर समझिए, एटम वो है जो सबसे छोटा पार्टिकल है जिसे फर्दर तोड़ नहीं सकते, यही रिएक्शन में भाग लेता है। अगला बात समझिए, ये अनस्टेबल होता है। कौन? एटम। एटम क्या है? एटम जो है वो सबसे किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा पार्टिकल है, वो फर्दर टूटता नहीं है, ये केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है, ये अनस्टेबल होता है। ये क्या होता है? ये अनस्टेबल होता है। ये जो एटम है वही कैसा होगा? वो अनस्टेबल होता है। पांचवा बात समझिए, किसी भी केमिकल रिएक्शन में उस मटेरियल का, जिस मटेरियल का ये एटम है, बात को इस लाइन को जोर देके समझिएगा, ये लाइन उतना आसान नहीं है। एटम जो है वो उस मटेरियल का जिसका ये पार्टिकल है, उसके आइडेंटिटी को केमिकल रिएक्शन के दौरान रिटेन करके रखता है। रिटेन मतलब बरकरार रखता है। समझिए इस लाइन को, क्या बोला? एटम वो है जो केमिकल रिएक्शन के दरमियान उस मटेरियल के आइडेंटिटी को, आइडेंटिटी का मतलब पहचान, मतलब उसका उसकी उपस्थिति को बरकरार रखता है। तो क्या लिखेंगे कि इट कैन बी रिटेन द आइडेंटिटी ऑफ दैट मटेरियल। कौन मटेरियल? जिसका ये टुकड़ा है, जिसका ये टुकड़ा है। क्या बोले? एटम वो है जो अपने पेरेंट मटेरियल का, जैसे अगर ये फाइबर का टुकड़ा है, इसका एटम इसके प्रॉपर्टी को, इसके आइडेंटिटी को रिटेन करना चाहेगा। अगर एटम सोडियम का है तो सोडियम के प्रॉपर्टी को रिटेन करना चाहेगा। अगर एटम मैग्नीशियम का है तो मैग्नीशियम के प्रॉपर्टी को रिटेन बरकरार रखेगा। अगर वो कैल्शियम का है तो कैल्शियम के प्रॉपर्टी को बरकरार रखेगा। वही लिखता है कि इट कैन बी रिटेन द आइडेंटिटी ऑफ दैट मटेरियल। दैट मटेरियल मतलब कौन? अपने माता पिता, मतलब पेरेंट मटेरियल, जिसका ये टुकड़ा है, उसके आइडेंटिटी को बरकरार रखेगा। नेक्स्ट, छठा पार्ट में चलिए। छठा पार्ट में आपको ये समझना है कि मान लीजिए कि ये मटेरियल आयरन का ब्लॉक है, ये आयरन का ब्लॉक है, लोहे का टुकड़ा है। इसको हम एटम में तोड़ देते हैं, इसमें करोड़ों करोड़ एटम होंगे। अगर तोड़ देंगे तो सभी एटम देखने में एक जैसा होगा। समझिए, अगर ये लोहा का टुकड़ा है तो इसमें करोड़ों करोड़ एटम होंगे, और कितना होगा उसके लिए हमको चाहिए 15-20 मिनट अभी। तो सबसे पहली बात ये, अगर लोहे का टुकड़ा है तो इसमें जो एटम होंगे, अगर इसमें करोड़ों करोड़ एटम है तो वो सभी करोड़ों करोड़ एटम आपस में एक जैसा होगा। ओके। दूसरा, अगर ये मटेरियल कॉपर का है तो इसमें भी करोड़ों करोड़ एटम होंगे और इनका भी सभी एटम आपस में एक जैसा होगा, लेकिन इस दोनों का एटम आपस में डिफरेंट होगा। अर्थात किसी भी दिए हुए मटेरियल का जो एटम होता है वो आपस में एक जैसा होता है, लेकिन दूसरे मटेरियल से डिफरेंट होता है। जैसे हाइड्रोजन का सब एटम आपस में समान, क्लोरीन का सब एटम आपस में समान, लेकिन HCl का अलग होगा, क्योंकि HCl में हाइड्रोजन का भी है, क्लोरीन का भी है। इसीलिए हाइड्रोजन का आपस में समान, क्लोरीन का आपस में समान, लेकिन हाइड्रोजन और क्लोरीन का डिफरेंट। अर्थात किसी भी मटेरियल का तो क्या लिखेंगे? ऑल एटम ऑफ एनी मटेरियल इज सेम। क्या लिखता है कि ऑल एटम ऑफ एनी मटेरियल इज सेम। जैसे अगर कोई आयरन का एटम है तो सब सेम होगा, अगर कोई कॉपर का है तो सब सेम होगा, एल्युमिनियम का है तो सब सेम होगा, लेकिन आयरन और एल्युमिनियम आपस में डिफरेंट होगा। ये बात समझिए। आयरन का सभी एटम आपस में सेम, कॉपर का सभी एटम आपस में सेम, एल्युमिनियम का सभी एटम आपस में सेम, लेकिन आयरन जो है वो कॉपर के जैसा नहीं होगा। आयरन का एटम और कॉपर का एटम आपस में डिफरेंट होगा। दूसरी बात क्या बोले कि किसी भी मटेरियल के सभी एटम आपस में क्या होंगे? समान होंगे। अगला 7वां पॉइंट को समझिए। एक साइंटिस्ट थे, उसका नाम था डाल्टन, और सबसे पहली बात कि
एटम के बारे में जो पहला और लीगल स्टडी किया, पहला और लीगल कॉन्सेप्ट जो दिया, वो दिया था डाल्टन ने। एटम के बारे में जो सबसे पहला और लीगल स्टडी किया वो किसके द्वारा, तो वो दिया गया था डाल्टन के द्वारा। और डाल्टन का ये कहना हुआ कि किसी भी, चाहे वो आयरन का आइटम हो, चाहे वो कॉपर का आइटम हो, चाहे वो एल्यूमिनियम का आइटम हो, सभी का एटम देखने में स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल का मतलब गोलाकार, ठीक है। तो एटम का स्ट्रक्चर कैसा होगा, एटम इज ऑफ कैसा, स्फेरिकल शेप। स्फेरिकल शेप क्या लिखता है कि एटम जो है वो किस शेप का होता है, स्फेरिकल शेप का होता है, गोला शेप का होता है, गोलाकार शेप का होता है। और उसके बाद उसका कहना हुआ 8वां पॉइंट में वो ये बोलते हैं कि एटम का जो रेडियस होता है, एटम का जो रेडियस होता है मतलब उसका जो त्रिज्या होता है, क्योंकि गोला है, स्फीयर है, तो उसका तो रेडियस होगा। तो एटम का जो रेडियस होता है, एटम का जो रेडियस होगा वो 10 के पावर -10 मीटर, 10 के पावर -10 मीटर। और आपको पता होगा 10 के पावर -10 मीटर को ही कहते हैं एंगस्ट्रम। 10 के पावर -10 मीटर को ही कहते हैं एंगस्ट्रम के ऑर्डर का होता है। इसके और 10 के पावर -10 मीटर, इसको मिटा देते हैं आपको कन्फ्यूजन ना हो, सिर्फ आपको ये समझा देंगे कि एक एंगस्ट्रम को ही 10 के पावर -10 मीटर कहते हैं। बस इतना तो दिमाग के किसी कोने में रख लीजिए। तो रेडियस जो होता है, देखिए हम क्या बोल रहे हैं, 10 के पावर -10 मीटर होता है। हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं, हम ऐसा बोलना चाहते हैं 10 के पावर -10 मीटर के ऑर्डर का होता है। मतलब अगर जैसे कि हाइड्रोजन है तो मान लेते हैं कि उसका रेडियस हो गया 0.2 10 के पावर -10 मीटर। अब मान लीजिए हीलियम का हो गया 1 × 10 के पावर -10 मीटर, और कॉपर का हो गया 2.5 10 के पावर -10 मीटर, आयरन का हो गया 3.2 10 के पावर -10। कुछ समझिए सर, हम ये कहना चाहते हैं कि ये डिफरेंट हो सकता है, लेकिन ये ऑर्डर का मतलब हो गया ये जो बगल में मल्टीप्लायर है ये सबके लिए सेम होगा। इसीलिए मेरा कहना है कि सबके लिए जो रेडियस का ऑर्डर होता है वो कितना होता है, 10 के पावर -10 मीटर। लेकिन सब ये सुनकर के आप ये ना समझें कि रेडियस सबका सेम होता है, नहीं नहीं नहीं, बगल का ये जो कंपनी है ये सेम होता है, ये सबका अलग अलग होगा। अब ये एग्जैक्ट कैसे निकालेंगे, तो आपके मन में आज हम एक फार्मूला दे रहे हैं और वो फार्मूला ये है। अगर किसी का रेडियस निकालनी हो तो आप एक फार्मूला को याद रखेंगे, R बराबर R0 इंटू ए के पावर 1/3। R बराबर क्या लिखे हैं, R0 इंटू ए के पावर 1/3। R बराबर R0 इंटू ए के पावर 1/3। R0 जो है सर वो कांस्टेंट है और इसका वैल्यू होता है 1.2 फर्मी। क्या लिखे हैं, 1.2 फर्मी। फर्मी का पूरा नाम है फेम्टोमीटर। 1.2 फर्मी। और ए जो है वो ए एटॉमिक मास है डियर, एटॉमिक मास है। ए जो है वो एटॉमिक मास है। R0 क्या है, R0 कांस्टेंट है, तो इसका वैल्यू सबके लिए सेम कितना, 1.2 फर्मी। और ये ए क्या है, एटॉमिक मास है। अब तो सबका तो एटॉमिक मास अलग अलग होगा, तो सबका एटॉमिक मास अलग अलग होगा तो सबका रेडियस भी अलग अलग होगा। लेकिन ये जो पावर है ये पावर सबके लिए सेम होगा, कितना, 10 के पावर -10 मीटर। यहाँ तक ओके। नेक्स्ट अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। जब आगे बढ़ेंगे तो आपको एक बात समझना पड़ेगा, हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो एक बात समझना पड़ेगा कि एटम जो होता है, एटम जो होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। समझिए बात को, एटम जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। और 11 9 के बाद 10 नंबर, एटम जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। लेकिन एक बात हम आपको समझाना चाहते हैं कि ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है लेकिन अनस्टेबल भी है। यहाँ देखिए, स्मॉलेस्ट भी है और अनस्टेबल भी है। तो एटम के बारे में इस दोनों लाइन को एक साथ रखेंगे आप याद, कि स्मॉलेस्ट भी है और साथ में अनस्टेबल भी है। अब जरा सा इस पॉइंट पे लेके आते हैं, यहाँ अनस्टेबल पे। सर फिजिक्स कहता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनके एटम अनस्टेबल नहीं होते, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके एटम अनस्टेबल नहीं होते। जैसे में हो गया इनर्ट गैस, इनर्ट गैस, इनर्ट गैस या नोबेल गैस, नोबेल गैस। तो लिखता है कि एटम ऑफ
एटम ऑफ इनर्ट गैस इज नॉट अनस्टेबल। इनर्ट गैस का जो एटम होता है वो अनस्टेबल नहीं होता। अनस्टेबल नहीं होता है तो क्या होता है? स्टेबल होता है। अब सवाल उठेगा इनर्ट गैस कौन कौन है हमारे सामने, और हम लोगों के जीते जी अभी 6 इनर्ट गैस हैं। जैसे कौन कौन? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। 1 2 3 4 5 6 ये सभी के सभी क्या है? ये सभी के सभी इनर्ट गैस है। और इन सभी का जो एटम होता है वो कैसा होगा? तो वो स्टेबल होता है। क्या बोले? जबकि इन सभी को छोड़ करके बाकी में जितने सारे एटम आपको दिखेंगे आप एकदम से ठोक के बोलेंगे वो कैसा होगा? एन अनस्टेबल ही होगा। अगला एक फॉर्मूला यहाँ आइए, और जो लोग कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, जेई देना चाहते हैं, नीट देना चाहते हैं, आगे चल करके वो कोई विशेष तैयारी देना, तो उसके लिए ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। R = R0 A के पावर 1/3। R = R0 A के पावर 1/3। अब एक बात याद रखेंगे आप, यहाँ पे फॉर्मूला जानते हुए भी ये सवाल आपसे नहीं बनेगा। आप समझिए, फॉर्मूला जानते हुए भी आपसे ये सवाल नहीं बनेगा। इस सवाल को बताने के लिए हम थोड़ा सा आपको और अंदर लेके चलते हैं। ए एटॉमिक मास है। अब ए एटॉमिक मास है, समझिए एटॉमिक मास है। जैसे अगर हम ये पूछे आपसे, इसको हम मिटा रहे हैं, अगर हम आपसे ये पूछे कि बताइए हाइड्रोजन का मास कितना होता है, अगर हम ये पूछे बताइए हाइड्रोजन का मास कितना होता है, समझिए। अगर हम ये पूछें कि बताइए सोडियम का मास कितना होता है, अगर हम ये पूछें बताइए एल्युमिनियम का मास कितना होता है, अगर हम ये पूछें कि बताइए कैल्शियम का मास कितना होता है, तो इसमें अच्छे बच्चे थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आप नहीं होंगे, आपसे निवेदन है, समझिए। जैसे आप देखिएगा, ये पूछने का तरीका पे निर्भर करता है कि सामने वाला पूछ क्या रहा है, सवाल पूछ क्या रहा है। सामने वाले का मतलब कोई इंसान नहीं है यहाँ, कंपटीशन में सामने वाले का मतलब सवाल है। जो भी सामने खड़ा होगा वो न्यूमेरिकल्स होगा, उसके बाद किसी का ताकत नहीं कि आपके सामने खड़ा हो। समझिए इस बात को, आपको ये समझना होगा। जैसे हम ये बोलेंगे कि आपके पास हाइड्रोजन है, इसका मास बताइए, बताइए कितना होगा? 1। अच्छा, तुमसे पूछे, तुम पढ़ाई करो, ठीक। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का मास 1, ठीक है। केजी में कि टन में? AMU, ओके। सबसे पहली बात कि यहाँ पे पूछने से पहले, जैसे कि अगर हाइड्रोजन का मास कितना 1, यहाँ पे 2 चीज़ समझिए। अगर जैसे हम आपसे पूछेंगे सोडियम का मास बताइए, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 और मास नंबर 23, लेकिन बच्चा को ये क्लियर नहीं किया जाता है बचपन में कि ये 23 कौन है। सर प्रॉब्लम बच्चा में नहीं है, हम लोग टीचर में है, हम ही लोग नहीं समझते हैं उसको बढ़िया से। सबसे पहली बात कि ये अगर हम लोग ऐसे याद कर लेते हैं, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 मास नंबर 23, इसके बाद टीचरों रुक गया, स्टूडेंटों रुक गया, वो स्टूडेंट जिंदगी भर रुक कर रह जाता है। उसको आज ये समझना पड़ेगा कि ये मास नंबर जो 23 है ये क्या है। आप सुनिए, अगर सवाल में पूछेगा कि सोडियम एटम का मास, सुन बढ़िया से, अगर पूछेगा सोडियम एटम का मास बताइए, तब हम लोग लिखेंगे 23 AMU। ओके, समझिए एकदम बढ़िया से। अगर पूछेगा सोडियम एटम का मतलब एक एटम, तो सोडियम एटम का जब मास पूछेगा तो 23 AMU। अगर मैग्नीशियम एटम का मास पूछेगा तब कितना होगा? 12 और 24 शायद, तो क्या लिखेंगे? 24 AMU, ठीक। अगर हाइड्रोजन एटम का मास पूछता तो हम लोग लिखते इसको 1 AMU। ये समझिए, मतलब ये एटॉमिक मास है। अगर हमसे पूछेगा कि हाइड्रोजन के एक एटम का मास तो 1 AMU, सोडियम के एक एटम का मास तो 23 AMU, मैग्नीशियम के एक एटम का मास तो 24 AMU। लेकिन अगर पूछेगा कि हाइड्रोजन का मोलर मास, दिमाग खोलिए, मोलर मास का मतलब एक मोल का मास, मोलर मास का मतलब एक मोल का मास। अब एक मोल का मतलब हो गया 6.02 10 के पावर 23 एटम का मास। दिमाग में बैठाइए आज के बाद। अर्थात एक मोल में कोई भी चीज़, अगर आप एक मोल फोन खरीदते हैं,
आजकल तो फोन ही पे जोर है। अगर आप 1 मोल फोन खरीदते हैं तो उसमें इतना गो फोन होगा। अगर 1 मोल पेन खरीद लिया तुम रजवा तो उसमें इतना गो पेन होगा। 1 मोल आप सोडियम लिए तो इतना सोडियम का एटम होगा। ठीक, इसी को बोलते हैं। अगर हाइड्रोजन का मोलर मास पूछेगा, इसका मतलब मोलर का मतलब कितना, 1 मोल का मास। 1 मोल का मतलब कितना, 6.02 10 के पावर 23 एटम का मास। और इसी को याद होगा अगर आपको तो बुलाते हैं एवोगाड्रो नंबर। इसी को बुलाते हैं एवोगाड्रो नंबर। 1 मोल बराबर 1 एवोगाड्रो नंबर बराबर 6.02 इंटू 10 के पावर 23। एटम हो, आयन हो, पेन हो, कॉपी हो, जो भी हो, ये इतना हो गया। इसका जब मास पूछेगा तब लिखेंगे 1 ग्राम। समझिए, इसका मतलब अगर 1 मोल हाइड्रोजन पूछेंगे तो क्या होगा, 1 ग्राम। अगर 1 मोल सोडियम पूछेगा तो 23 ग्राम। अगर 1 मोल मैग्नीशियम पूछ देगा 24 ग्राम। ये समझिए कि आप कब 1 एमयू कहिएगा, कब 1 ग्राम कहिएगा। केजी में बदलना होगा तो 1000 से गुना कर दो। बोलते हैं हाँ, ग्राम को केजी में बदलने के लिए गुना नहीं करेंगे, भाग करेंगे। तो सब में क्या करिएगा, सब में 1-1 हजार से भाग कर देंगे तो ये ग्राम किस में बदल जाएगा, केजी में बदल गया। ये बात समझ रहे हैं। तो सबसे पहली बात कि अगर एटॉमिक मास पूछेगा तो एएमयू में आंसर। अगर आपसे मोलर मास पूछेगा तब उसको ग्राम में आंसर। ग्राम को तो केजी में खूब बनाते हैं। अब एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, ये आगे हम पढ़ाएंगे। एएमयू को ग्राम में रिलेशन समझिए। 1 एएमयू बराबर होता है 1.67 इंटू 10 के पावर -24 ग्राम। मतलब हम समझा दिए एएमयू में और ग्राम में क्या रिलेशन है। मान लीजिए कि अगर 23 एएमयू है, इसको ग्राम में बदलना है तो इतना से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, अब बताइए ग्राम में इतना है तो ये केजी में कितना होगा। 1 एएमयू बराबर क्या करेंगे, 1.67 10 के 1000 से भाग करेंगे, ऊपर जाके 3 और बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, -27 केजी। लीजिए ये 2 बातें याद रखिए सब दिन के लिए, आगे वो प्रूफ होगा। एएमयू का पूरा नाम एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट कितना हो गया, 1.67 10 के पावर -24 ग्राम। और 1 एएमयू में कितना केजी, 1.67 10 के पावर -27 केजी। अच्छा, एटम क्या होता है, स्टेबल क्या अनस्टेबल। एटम क्या होता है, स्टेबल क्या अनस्टेबल। मैक्सिमम एटम अनस्टेबल होता है, लेकिन इनर्ट गैस का जो एटम है वो स्टेबल था ना, तो वो स्टेबल होगा। तो कुछ एटम जो है अनस्टेबल भी है और कुछ एटम स्टेबल है, कुछ ही गिना चुना, मात्र 6 गो, उसके अलावा कोई नहीं। यहाँ तक ओके ओके। अब चलते हम लोग आगे। अब सुनिएगा, अब कहा कि जब एटम मिलेगा, जब एटम मिलेगा तो मोलिक्यूल्स बनेगा। आप जरा समझिए, जब एटम मिलेगा तो मोलिक्यूल्स बनेगा। अब हम लोग एक टर्म समझ रहे हैं अगला, जिसका नाम क्या है, मोलिक्यूल्स। तो मोलिक्यूल्स क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम। जब बहुत सारा एटम मिलेगा तो क्या बनाएगा, वो मोलिक्यूल्स बनाएगा। अब मोलिक्यूल्स का मतलब क्या है, मोलिक्यूल्स का मतलब है कि जब ढेर सारा एटम मिलेगा तो आपके सामने मोलिक्यूल्स बना के देगा। इसका मतलब है ये है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन लिखे हैं सर, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम। ठीक, अब जरा समझिए, जब एटम मिल जाएगा तो वो क्या बनाएगा, मोलिक्यूल्स। और एक बात समझिए, अब मोलिक्यूल्स का एक डेफिनेशन देते हैं, आप इसको पकड़ लीजिएगा। आपने मोलिक्यूल्स जैसे क्या बताए थे, एटम जो है वो स्मॉलेस्ट अनस्टेबल पार्टिकल है, लेकिन मोलिक्यूल्स स्मॉलेस्ट स्टेबल पार्टिकल है। इस बात को समझिए। इसका मतलब दूसरा डेफिनेशन ये है कि ये जो मोलिक्यूल्स है वो स्मॉलेस्ट स्टेबल पार्टिकल है। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये है। इसका मतलब ये कैसा होगा, ये स्टेबल है। अगर ये स्टेबल है तो जो स्टेबल होता है वो रिएक्शन नहीं करता है। जो स्टेबल होता है वो रिएक्शन में भाग नहीं लेगा। वो रिएक्शन में भाग तब लेगा जब वो एटम के फॉर्म में बनेगा। जब वो एटम बनेगा तभी वो रिएक्शन में भाग लेगा। जैसे ये एक रिएक्शन लिखते हैं, H2 + Cl2 कहता है रिएक्शन कि ये बनेगा 2HCl। देखेंगे सर ये भी मोलिक्यूल्स है, ये भी मोलिक्यूल्स है, ये हाइड्रोजन का मोलिक्यूल्स है और ये क्लोरीन का मोलिक्यूल्स है, बना दिया हाइड्रोक्लोराइड का मोलिक्यूल्स।
तो अब ये समझना है कि अभी हमने क्या बोला कि मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में भाग नहीं लेता है, लेकिन यहाँ तो मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में भाग लिया। आप तुरंत एकदम क्रॉस क्वेश्चन उठा दोगे, वो तो सामने में नहीं हो तब ना, डंडा लेके खड़ा हो जाते। तो यहाँ पे क्या है कि ये दोनों मॉलिक्यूल्स है, लेकिन फिर भी रिएक्शन भाग लिया। नहीं भाई सुन, H2 को ऐसे लिखा जाता है, फिर Cl2 को ऐसे लिखा जाता है, फिर और ये रिएक्शन तब होगा जब आप कोई ना कोई एनर्जी दोगे। जैसे कि कुकर में पानी में चावल डाल दिए, उसको रख दिए चौकी के नीचे, चावल थोड़ी बनेगा, उसको हीट देना पड़ेगा ताकि चावल का जो बॉन्ड है वो टूटे और वो बॉयल राइस में कन्वर्ट हो। आप एनर्जी दोगे तो ये बॉन्ड टूटेगा, और जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ये ऐसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा। समझना दोस्त, समझना। अब देखेंगे ये क्या हो गया, अब जो पहले मॉलिक्यूल्स था वो क्या बन गया, एटम। और एटम क्या होता है, अनस्टेबल। अब ये जाकर के ऐसे जुड़ेगा, ये जाकर के ऐसे जुड़ेगा। और एक बात, एटम अनस्टेबल होता है और वो कभी भी नेचर में बहुत देर तक टिकता नहीं है। जैसे ही H2 टूट करके नेसेंट हाइड्रोजन बना, नेसेंट का मतलब होता है तुरंत टूटा हुआ, नेसेंट का रियल मीनिंग होता है नवजात। नवजात का मतलब तुरंत जन्म लिया हुआ, जैसे नवजात शिशु, तो ये नवजात का मतलब तुरंत बना हुआ। तो तुरंत जब बनेगा तो ये बन के ऐसे देखता नहीं रहेगा आपको, ये तुरंत खोजेगा किसी न किसी को और उसके साथ रिएक्शन करके नया मॉलिक्यूल्स बना लेगा। तो ये HCl के साथ मिल करके HCl, एगो और HCl, तो 2 HCl बनेगा, तो इसी को आप लिखते हैं 2HCl। इसका मतलब दिख तो रहा है कि मॉलिक्यूल्स भाग लिया है, लेकिन रियल में मॉलिक्यूल्स जो है वो एटॉमिक स्टेट में आ करके रिएक्शन में भाग लेता है। इसीलिए बोलेंगे कि ये जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या है, वो स्मॉलेस्ट स्टेबल पार्टिकल है। आप ये ना कन्फ्यूजन में जाइए कि सर आपने तो स्टेबल कहा था एटम को। नहीं सर, एटम जो है वो स्मॉलेस्ट अनस्टेबल पार्टिकल है, लेकिन ये स्टेबल स्मॉलेस्ट स्टेबल पार्टिकल है। एटम स्टेबल अनस्टेबल दोनों हो सकता है, लेकिन मॉलिक्यूल्स हमेशा 100% स्टेबल होता है। ठीक है, अब जरा समझेंगे। अब क्या बोले, ये रिएक्शन में भाग नहीं लेता है, ये स्मॉलेस्ट स्टेबल पार्टिकल है और ये रिएक्शन में भाग नहीं लेता है। कौन, मॉलिक्यूल्स। तो लिख देंगे इट डज नॉट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेता है। अब सुनेंगे सर मॉलिक्यूल्स जो है नेचर में, मॉलिक्यूल्स नेचर में, और मॉलिक्यूल्स हमेशा एटम के मिलने से होगा। आपने तो बोला कॉम्बिनेशन ऑफ एटम, तो मॉलिक्यूल्स क्या होगा, एटम के मिलने से होगा। लेकिन मॉलिक्यूल्स जो है कभी कभी एक एटम का भी मॉलिक्यूल्स होता है, कभी कभी 2 एटम के मिलने से मॉलिक्यूल्स बनता है, कभी कभी 3 एटम के मिलने से बनता है, कभी कभी 4 एटम के मिलने से बनता है, कभी कभी 8 एटम के मिलने से बनता है, कभी कभी 3 एटम के मिलने से बनता है। ये समझिए सर, आपको ये समझना है। जरा सा हम लोग बात करते हैं मॉलिक्यूल्स का, कि मॉलिक्यूल्स जो है वो एक नंबर में मोनो एटॉमिक फॉर्म में भी हो सकता है। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स जो है वो मोनो एटॉमिक फॉर्म में भी हो सकता है। मोनो मतलब एक, तो वैसा भी मॉलिक्यूल्स हो सकता है जिसमें सिर्फ एक एटम हो। समझिए, अब आप ये मत समझें कि एक एटम को देखेंगे तो बोलेंगे कि वो अनस्टेबल है, नहीं, क्योंकि हम आपको ये भी बताएं कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मोनो जिसका एक एटम हो सकता है इनर्ट गैस का। तो सबसे पहला, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसा भी होता है जो किस रूप में, मोनो एटॉमिक, मतलब एक एटम के रूप में होगा। जैसे He में कितने, जैसे H2 का मतलब हो गया 2 हाइड्रोजन का 2 एटम। He कुछ नहीं है तो 1 है, इसका मतलब हीलियम का एक एटम। तो He हीलियम, दूसरा नियॉन, तीसरा आर्गन, चौथा क्रिप्टन, पांचवा जेनॉन और तीसरा रेडॉन। ये सभी किस रूप में हुए, मोनो एटॉमिक रूप में। मतलब कि एटम एक ही गो है, फिर भी वो क्या है, मॉलिक्यूल्स है। क्योंकि इसीलिए एक एटम वाला मॉलिक्यूल्स है, क्योंकि ये सभी एटम ऐसे लोगों में से हैं जो स्टेबल होता है। इसीलिए आप हीलियम को एटम कहिए, मॉलिक्यूल्स कहिए, एक ही बात है। जय माता दी। नियॉन को आप एटम कहिए, मॉलिक्यूल्स कहिए, एक ही बात है, एकदम नहीं डरना है। दूसरा होता है डाई एटॉमिक के रूप में। डाई एटॉमिक के रूप में, डाई एटॉमिक का मतलब उसमें 2 एटम होंगे तब वो स्टेबल होगा। जैसे H2, जैसे N2,
जैसे आपका Cl2, जैसे O2, ये सभी कैसा हुआ, डायटोमिक। देखिए ना, H2 क्या है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल्स है जो दो हाइड्रोजन के मिलने से बना है, इसीलिए नाम है डाई एटॉमिक। डाई मतलब दो, एटॉमिक मतलब एटम का मिलना। नाइट्रोजन कैसा है, डाई एटॉमिक, क्योंकि दो नाइट्रोजन जब मिला तो वो स्टेबल मॉलिक्यूल्स बनाया। तीसरा होता है ट्राई एटॉमिक। तीसरा हो गया क्या, ट्राई एटॉमिक। ट्राई एटॉमिक में आ गया जैसे O3 हुआ, तो O3 क्या है, ट्राई एटॉमिक। जैसे CO2, देखिए दो गो ऑक्सीजन का एक कार्बन का, तो ये कैसा है, ट्राई एटॉमिक। जैसे देखिएगा H2O, बोलिए तो कै गो एटम है, दो गो हाइड्रोजन का एक ऑक्सीजन का, तो ये क्या हो गया, ट्राई एटॉमिक। लेकिन एक बात आपको बता दें, रियल में ये इसको मॉलिक्यूल्स कहते हैं, ये ट्राई एटॉमिक है, लेकिन इसको कंपाउंड कहा जाता है। कंपाउंड कहा जाता है, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। उसको क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। अब हम लोग जब कंपाउंड का डेफिनेशन पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में हम लोग डेफिनेशन इसका समझाएंगे आपको कि कब कंपाउंड कहा जाता है। आप देखेंगे अगला होता है टेट्रा एटॉमिसिटी। टेट्रा एटॉमिक का मतलब 4 एटम होंगे, इसमें एक लोग है जिसका नाम है P4। P मतलब फास्फोरस। फास्फोरस जो है वो किस फॉर्म में स्टेबल होगा, P4 के रूप में स्टेबल होगा। ठीक है, फास्फोरस इस रूप में नहीं मिलेगा, इस रूप में नहीं मिलेगा, और इस रूप में मिलेगा तो वो स्टेबल नहीं होगा, P4 के रूप में स्टेबल होगा। ठीक है, और उसके बाद जो चौथा होता है वो होता है ऑक्टा एटॉमिक। ऑक्टा एटॉमिक, इसमें कितने होंगे, इसमें 8 एटम होना चाहिए, और ये है S8 सल्फर। सल्फर कितने एटम के साथ स्टेबल होगा, 8 एटम। तो अगर कभी पूछेगा, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, और इसका O3 का नाम है ओजोन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो O3 है इसका नाम है ओजोन है, इसका नाम ओजोन है। O3 हो गया आपका ओजोन, P4 और ये S8। फास्फोरस जो है वो टेट्रा एटॉमिक रूप में स्टेबल होगा, और जो सल्फर है वो ऑक्टा एटॉमिक रूप में स्टेबल होगा। तो हम लोग ये समझे कि एटम क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या है। और एक बात आप ध्यान रखेंगे, एटम हमारे समाज में परमाणु के रूप में प्रसिद्ध है। परमाणु और जो आपका मॉलिक्यूल्स है, और ये हमारे समाज में अणु के रूप में प्रसिद्ध है। इस दो बात को आप ध्यान रखेंगे। एटम को हम लोग परमाणु कहते हैं और मॉलिक्यूल्स को हम लोग अणु कहते हैं। तो आपको सबसे पहले ये समझना है इस चैप्टर में कि रियल में हम लोग अभी समझे कि एटम किसे बोलेंगे, एटम के मिलने से मॉलिक्यूल्स कैसे बनेगा, लेकिन इस चैप्टर में एक ही चीज़ की स्टडी होगी, सिर्फ एटम की। वो तो हम मॉलिक्यूल समझा रहे थे, मतलब कि इस रूप में स्टेबल होगा और एटॉमिक रूप में अनस्टेबल होगा। आज एटम का ही ऑपरेशन करना पड़ेगा आपको, और आपको ये प्रूव करना होगा कि एटम के अंदर का बनावट कैसा है, एटम के अंदर में कौन कौन लोग हैं, उन लोगों का अरेंजमेंट कैसा है, कहाँ पे न्यूक्लियस है, कहाँ पे प्रोटॉन है, कहाँ न्यूट्रॉन है, कहाँ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ऑर्बिट किसको कहते हैं, सब ऑर्बिट किसको कहते हैं। उसके बाद अलग अलग साइंटिस्ट का कि थॉमसन का क्या एटॉमिक मॉडल था, मतलब कि एटम के बारे में किसका क्या स्टेटमेंट था, बोर साहब का क्या स्टेटमेंट था, रदरफोर्ड साहब का क्या स्टेटमेंट था, डाल्टन का क्या स्टेटमेंट था, बोरबड़ी का क्या प्रिंसिपल था, आपबाउ का क्या प्रिंसिपल था, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है, वगैरह वगैरह बहुत सारे टॉपिक्स को हम लोग इसमें कवर करेंगे। लेकिन आज ये एक बेसिक टॉपिक आपको दिए, इसको पढ़ना है, इसका नोट्स बनाना है और हमें बतानी है कि आपने मन से पढ़ा। ओके, थैंक यू सो मच।